ओके चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म डीके शिक्षा के ऊपर। और मैं आपका एजुकेटर डीके गुप्ता। तो जैसे कि दोस्तों आप सभी बच्चों को पता होगा कि मैं आपको आपके आने वाले एग्जाम्स किसके लिए, तो सीटेट पेपर 1 के लिए किसकी तैयारी करवाते हुए चल रहा था, पर्यावरण अध्ययन जिसे आप ईवीएस बोलते हो, इन्वायरमेंटल स्टडीज बोलते हो, उसकी मैं आपको तैयारी करवाते हुए चल रहा था। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, तो आपके एनसीईआरटी के बुक्स के अकॉर्डिंग। क्योंकि आप सभी बच्चों को पता है जो आपका ये वाला पेपर है वो पूरा का पूरा जो पेपर बनता है वो कहां से बनता है, एनसीईआरटी बुक से बनता है। तो एनसीईआरटी बुक्स में हमने क्लास थर्ड पूरी की पूरी फिनिश कर ली थी और क्लास फोर्थ हमने स्टार्ट कर रखी थी और ये भी ऑलमोस्ट खत्म होने पर आ रखी है। ठीक है, क्लास फोर्थ हमने स्टार्ट कर रखी थी और ऑलमोस्ट ये भी जल्दी ही हमारी खत्म हो जाएगी। तो धीरे धीरे हम इसको कवर करते हुए चल रहे थे। तो उसी चीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम इसके एक नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो कि आपके सीटेट के अकॉर्डिंग सिलेबस में कहां पर आता है, तो वो आता है वाटर यानी कि जल के अंतर्गत। कहां पर, जल के अंतर्गत, अकॉर्डिंग टू सीटेट सिलेबस। अब बात करी जाए कि कक्षा चौथी यानी क्लास फोर्थ की जो हम ये बुक कर रहे हैं पर्यावरण अध्ययन की, जो ये उसका कवर पेज है, बुक का कवर पेज होता है ना, तो ये उस बुक का कवर पेज है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग बात करी जाए तो कौन सा चैप्टर है, तो चैप्टर नंबर 18 है। कौन सा चैप्टर है, पार्ट नंबर 18 है, जिसका नाम क्या है चैप्टर का, तो वो है पानी कहीं ज्यादा कहीं कम। अब देखो दोस्तों, मैं हर बार मैं आपको बताता हूं चैप्टर के नेम जो भी कहीं पर कैसे भी आ रहा हो उससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। चैप्टर के नेम से कहीं से भी कोई क्वेश्चन आज तक पुट नहीं हुआ है और ना ही होगा। ठीक है, बस मैं ये आपको बताते हुए चल रहा हूं कि एनसीईआरटी कैसे कोरिलेट करनी है आपको अपने सिलेबस के अनुसार अकॉर्डिंग टू सीटेट सिलेबस। तो ये वाटर वाला चैप्टर है, जल वाला चैप्टर है सीटेट सिलेबस के अकॉर्डिंग। और एनसीईआरटी कक्षा चौथी के बुक के हिसाब से देखा जाए तो चैप्टर नंबर 18 और चैप्टर का नेम है पानी कहीं ज्यादा तो कहीं कम। ठीक है, तो फिर देरी ना करते हुए आज के अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। तो सभी के सभी बच्चे अपनी नोटबुक निकाल लीजिए, आज की डेट डाल लीजिए और लिख लीजिए आज का अपना टॉपिक वाटर यानी कि जल। अब ये दोस्तों है क्या है पूरी की पूरी कहानी, तो दोस्तों इस चैप्टर के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं कि पानी जो है कहीं पर इतना ज्यादा है कि इतना ज्यादा वेस्ट होता है और कहीं पर पानी पीने के लिए लोग किल्लत किल्लत यानी कि बहुत ज्यादा दुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है उनको। तो वो कैसे कैसे डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं हमारे समाज के अंतर्गत उसके बारे में बात करी जाएगी और साथ ही साथ में वाटर की जो समस्या है उसको कैसे दूर किया जा सकता है उसके ऊपर में बात करेंगे। ठीक है, तो ये कहानी शुरू होती है एक छोटी सी बच्ची की जो कि अपने गांव से मुंबई शहर आती है, किसके लिए, अपनी माँ का इलाज करने के लिए। ठीक है, तो मुंबई में आकर वो अपने मामा मामी के घर पर रहती है, जो कि उसकी मामा मामी एक सामने वाली बिल्डिंग में काम करने के लिए जाती है। किसका काम करने के लिए जाती है, मेड का काम करती है, वो सामने वाली बिल्डिंग में जाती है वो काम करने के लिए। बिल्डिंग का नाम क्या है, तो बिल्डिंग का नाम है कफ परेड। क्या नाम है बिल्डिंग का, कफ परेड बिल्डिंग का नाम है। ये जो बिल्डिंग है वो क्या है, एक बहुमंजिली इमारत है, यानी कि क्या है, मल्टी लेवल बिल्डिंग है, बहुत ऊंची बिल्डिंग है, मल्टी लेवल है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्वेश्चन आपका ये बनेगा जो कि पहले बनता था अब कई सालों से रिपीट नहीं हो रहा है, तो दोबारा रिपीट होगा तो आपको पता होना चाहिए कि कफ परेड भारत में कहां पर स्थित है, तो कफ परेड भारत में मुंबई में स्थित है। बहुमंजिल इमारत है, उस इमारत का नाम रखा गया है कफ परेड। ओके, बस इतना सा आप सभी बच्चों को ध्यान रखना है और यहीं पर ये कहानी इर्द गिर्द घूम रही होती है और यहीं से ही सारी की सारी स्टोरी शुरू होती है इस बिल्डिंग से ही। चलिए पढ़ते हैं, समझते हुए चलते हैं। देखिए, जो उसकी मामी थी और वो जो छोटी बच्ची थी, दोनों के दोनों साथ में चल गए कहां पर, उस बिल्डिंग में काम करने के लिए। क्यों, क्योंकि छोटी बच्ची को हम घर पर छोड़ नहीं सकते, इसलिए मामी जो है उसको अपने साथ लेकर जाती है। कैसे, लिफ्ट के अंतर्गत। देख सकते हो ये निकल रही है लिफ्ट से और इसके पीछे एक छोटी सी बच्ची आपको दिखाई दे रही होगी और ये उनकी मामी है। तो लिफ्ट से लेकर वो गई उस घर के अंतर्गत जिस घर के अंतर्गत वो काम करती थी। तो बोला गया कि लिफ्ट रुक गई 26वीं मंजिल पर। किस कौन सी मंजिल पर, 26वीं मंजिल पर। अगर लिफ्ट के ऊपर देखोगे तो नंबर भी लिखा हुआ है। कौन सी मंजिल है, 26 मंजिल। आप सही बच्चों को पता है नॉर्मली जो घर बनाते हैं वो 4 मंजिल का होता है, उससे ज्यादा अलाउ नहीं होता। बहुमंजिल इमारत बनाने के लिए अलग अलग प्रकार की एमसीडी वगैरह से, गवर्नमेंट वगैरह से क्या लेनी होती है, परमिशन लेनी होती है। तो ये बिल्डिंग बहुमंजिल इमारत है जिसमें 26वीं मंजिल पर ये जो लड़की है इसकी मामी काम करती है। तो लिफ्ट के अंदर गए, लिफ्ट रुकी किस पर, 26वीं मंजिल पर और बोलती है वो कि बड़ा मजा आता है। किस चीज के अंतर्गत, लिफ्ट के अंदर बैठकर सीधा ऊपर चले जाने पर, तो बड़ा मजा आता है। दीपक को लिफ्ट में इतने में रजिया ने आवाज लगाई। क्या बोला, दीपक को लिफ्ट में इतने में रजिया ने आवाज लगाई, अरे पुष्पा, अखबार में खबर है कि इस इलाके में पानी की या पीने के पानी वाले पाइप में गटर का पानी मिल गया था। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि वो जो महिला के घर पर ये काम करने गई है, इसका नाम पुष्पा है, तो जो महिला है उसने अखबार में न्यूज पढ़ी कि जिस इलाके में ये जो काम करने वाली है वो रहती है वो कैसा एरिया है, स्लम एरिया है। तो वहां का जो पीने वाला पाइपलाइन था उस पाइपलाइन में गटर का पानी मिक्स हो गया है, ये इसकी मकान मालिक है, यानी कि इसकी मालिकिन कहती है। ठीक है, कि पीने के पानी वाले पाइप में गटर का पानी मिल गया था। लिखा है इस गंदे पानी के कारण बहुत लोग दस्त और हैजा से बीमार हैं। कल का भरा हुआ पानी फेंक दो और पीने के लिए कुछ पतीले पानी उबाल लो। देखो दोस्तों यहाँ पर क्या कहा गया, जब ये अपने काम करने के लिए मालकिन के घर पर गई तो मालकिन ने क्या कहा, अरे पुष्पा, अखबार में खबर है कि जिस इलाके में तुम रहती हो उस इलाके में जो पीने का पानी है उसके अंतर्गत क्या मिल गया है, सीवर का, गटर का, पाइपलाइन का पानी मिल गया, जिस वजह से पानी गंदा हो गया। तो इसलिए इन्होंने कहा कि कल जब हमने पानी भर के रखा था, आप सभी बच्चों को पता होगा कि शहरीकरण जैसे जैसे बढ़ रहा है पानी की किल्लतों का सामना करना पड़ रहा है। शहरों में अधिकतर जो जगह में रह रहे हैं पर्सन लोग, वहां से गवर्नमेंट जो है मीठे पानी यानी कि फ्रेश वाटर की सप्लाई करती है जो पीने योग्य होता है। वो समय के अनुसार आता है, या तो सुबह या फिर शाम, और कई कई जगह पर 24 घंटे भी पानी आता है। ठीक है,
तो उसी के अनुसार उसको कहा गया, पुष्पा को, काम वाली को, कि ये जो पानी है कल का भरा हुआ है, स्टोर करके रखते हैं ना रोज के लिए, तो स्टोर करके रखा हुआ था, तो उसको कहा कि ये पानी जो है कल का है, इसको उड़ेल दो, गिरा दो और नया फ्रेश पानी भरकर रख लो। तो देख सकते हो दोस्तों, कल का पानी, पानी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। पानी कभी भी एक्सपायर नहीं होता है, पानी हमेशा वैसा ही रहता है जैसा है, पानी की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। हाँ, पानी जिस बर्तन के अंतर्गत रखा गया, जिस प्लास्टिक की बोतल के अंतर्गत रखा गया, उसकी एक्सपायरी डेट होती है, क्योंकि प्लास्टिक एक समय के बाद खराब होने लग जाता है, हर चीज एक समय के बाद खराब होने लग जाती है, लेकिन पानी की कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन फिर भी उन्होंने क्या करा, कल का पुराना पानी था, उड़ेल दो, नया फ्रेश पानी भर दो। देखो कितनी पानी की बर्बादी कर रहे हैं भाई। उड़ेलने से अच्छा उससे किसी और प्रकार का काम ले लेते, चाहे वो पौधों में डाल लेते, नहाने में ले लेते, धोने में ले लेते, किसी और चीज में कार्य ले सकते थे ना, लेकिन पानी कैसे यहाँ पर बर्बाद किया जा रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ में इन्होंने बोला है कि गंदे पानी के कारण जो है लोग किस चीज से ग्रसित होते हैं, दस्त या फिर हैजा की बीमारी से। तो अगर दोस्तों पूछा जाएगा आपसे कि गंदे पानी का सेवन करने से किन किन बीमारियों का सामना देखने को मिलता है, तो दस्त, जिसे आप लूज मोशन कहते हो, क्या कहते हो, लूज मोशन कहते हो, जिसे आप क्या बोलते हो, अलग अलग प्रकार में डायरिया या फिर वॉमिटिंग वगैरह की जो समस्या होती है, पेट की समस्या होती है, वो गंदे पानी की पीने की वजह से ही होती है, ठीक है। तो इंग्लिश में ध्यान रखिएगा, डायरिया एंड वॉमिटिंग, गंदे पानी पीने की वजह से इन बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। और पानी को स्वच्छ रखने के लिए उसको क्या कहा गया कि एक पतीले में पानी ले लो और उसको उबाल लो। आप सभी बच्चों को पता है, ये बिल्कुल एकदम किफायती तरीका है, देसी तरीका है पानी को स्वच्छ करके पीने का। पानी को हल्का सा गुनगुना गर्म कर लो और फिर उसका सेवन करो। हल्का गुनगुना पानी पीने से भी शरीर को बहुत ज्यादा लाभदायक फायदे मिलते हैं, ठीक है। तो वहां पर पानी को स्वच्छ रखने के लिए उन्होंने क्या कहा, उसको हल्का गुनगुना गर्म करके उबाल लो, उसको पीने के सेवन करेंगे, जिसके कारण क्या हो, पेट से संबंधित कोई भी, चाहे वो हैजा हो, चाहे वो दस्त हो, इससे संबंधित कोई बीमारी ना हो, ठीक है। तो यहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों, यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे गए। पहला क्वेश्चन कि कफ भारत में कहां पर स्थित है, तो मुंबई में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन, गंदा पानी पीने की वजह से कौन कौन से रोग हो सकते हैं, तो दस्त हो गया, हैजा हो गया, इस संबंधित पेट रोग देखने को आपको मिल सकते हैं। और तीसरा क्वेश्चन, अगर आपको पानी जल्दी और सही तरीके से स्वच्छ करना है तो सबसे सिंपल तरीका है उसको उबाल लो, उबालने से पानी स्वच्छ हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिले थे। अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये पूछा जा सकता है कि कप क्या है, तो कप मुंबई में स्थित एक बहुमंजिल इमारत है। क्या है, एक बिल्डिंग है जो कि मल्टी लेवल बिल्डिंग है, काफी सारी मंजिलें हैं उसके अंतर्गत। सभी बच्चे समझ गए होंगे यहाँ तक। चलिए आगे चलते हैं। आगे बोला गया है कि जब दस्त लगते हैं या उल्टी होती है, क्या बोला गया है कि जब दस्त लगते हैं या उल्टी होती है तो हमारे शरीर से बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता है। आप सभी बच्चों को पता है कि जब दस्त लगता है तो जो हमारा बोल सकते हो वेस्ट निकलता है, वो बिल्कुल ही पतला पानी जैसा होता है, जिसके कारण हमारे शरीर के अंतर्गत पानी की कमी हो जाती है। या फिर जब उल्टी होती है तो उसमें भी हमारा बहुत सारे वेस्ट में पानी निकल जाता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है। और आप सभी बच्चों को पता है हमारे शरीर में जो अधिकतर भाग है हमारा शरीर, वो किससे बना, पानी से ही बना हुआ है। अगर हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाएगी तो सीधी सीधी सी बात है, हमें कमजोरी महसूस होगी। इसलिए कहा गया है कि जब दस्त लगते हैं या फिर उल्टी होती है तो हमारे शरीर में से बहुत सारा पानी जो है वो बाहर निकल जाता है। इस पानी की पूर्ति करने के लिए, ठीक है, इस पानी की पूर्ति करने के लिए बहुत जरूरी है, नहीं तो ये क्या होगा, हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। क्यों, क्योंकि मैंने अभी आपको बोला कि हमारा शरीर जो अधिकतर भाग जो है पानी से ही बना हुआ है। अगर पानी हमारे शरीर से निकल जाएगा तो कमजोरी सी महसूस होती है और ये हमारे शरीर के लिए क्या है, हानिकारक है। इसलिए जरूरी है कि शरीर में पानी की कमी पूरी की जाए। जब तक उल्टी या दस्त हो तब तक थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना चाहिए। क्या करना चाहिए, जब भी आपको उल्टी या दस्त हो रही हो तो थोड़ी थोड़ी देर में आपको क्या करते रहना चाहिए, पानी का सेवन करते रहना चाहिए। और हो सके तो पानी में शक्कर और थोड़ा बहुत नमक भी मिला लेना। क्यों, क्योंकि हमारे अंतर्गत जो आयोडीन होता है, यानी कि जो नमक होता है और जो शक्कर होता है हमारे शरीर के अंतर्गत, वो भी कहीं ना कहीं कम देखने को मिल रहा होता है। तो हो सके तो पानी के अंदर थोड़ा शक्कर और थोड़ा नमक भी मिला ले। अगर इससे बेटर ऑप्शन है WHORS का वो आता है ना, ORS का घोल आता है, तो वो हो सके तो वो और मिला लो, ठीक है। चीनी और नमक का घोल नहीं मिलाना तो वो मिला लो और थोड़ी थोड़ी देर पर उसका सेवन करते रहो। और साथ ही साथ में आपको भोजन कैसे लेना है, हल्का भोजन लेना है। ये नहीं कि पाड़े जा रहे हो आप खीर पूरी, ठीक है, तो हल्का भोजन लेना है, जैसे कि खिचड़ी वगैरह हो गया, दलिया वगैरह हो गया। लाइट खाना लेना है जाके आपको पेट जो है पचाने में उसको कम मेहनत करे। जितना ज्यादा आप भारी खाना लोगे पेट को पचाने में उतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और आपका पेट अभी स्वस्थ नहीं है कि हैवी भोजन को वो पचा सके, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, साथ ही साथ में आपको हल्का भोजन लेना है। अगर कोई अभी नवजात शिशु है, अभी छोटा बच्चा है, तो ध्यान रखिएगा माँ को ये ध्यान रखना है उसको हर थोड़ी थोड़ी देर पर दूध पिलाता रहना चाहिए। ये नहीं कि दूध पिलाना छोड़ दो, उसको थोड़ी थोड़ी देर पर दूध जरूर पिलाते रहे, ठीक है, ताकि बच्चे को जो अंदर शरीर में पानी की कमी हो रही थी वो कमी दूर हो सके, ठीक है। छोटा बच्चा, अगर बड़े बच्चे हो तो उसको हम संभाल सकते हैं पानी में चीनी और शक्कर का घोल मिलाकर, आपका ORS का पैकेट मिलाकर थोड़ी थोड़ी देर में पानी पिलाकर और साथ ही साथ में हल्का भोजन खिलाकर। लेकिन अगर कोई छोटा बच्चा है तो छोटे बच्चे को कैसा ध्यान रखोगे, तो थोड़ी थोड़ी देर में उनकी जो माँ है, उनकी जो माता जी, उनको दूध पिलाते रहना चाहिए ताकि बच्चे के अंदर शरीर के अंतर्गत पानी की कमी ना हो, ठीक। तो ये कुछ नुस्खे हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं। अगर किसी बच्चे को दस्त या उल्टी हो रखी है तो समय समय पर देते रहना चाहिए हल्का खाना और पानी वगैरह, ठीक। अब क्वेश्चन यहाँ से एक बनता है आपका बहुत इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में आपने देखा भी होगा कि जो 1 चम्मच शक्कर है अगर हमें पानी के अंदर मिलाना है, क्या करना है, पानी के अंदर मिलाना है, तो सबसे तीव्र गति से मिलाने का तरीका क्या है, तो सबसे तीव्र गति से मिलाने का तरीका है, जो पानी है आप इसको थोड़ा सा क्या कर लो, बॉईल कर लो, क्या कर लो, हल्का सा उबाल लो, गुनगुना कर लो, गर्म कर लो, और फिर उसके अंदर चीनी डालकर आप देखिएगा चीनी बहुत जल्दी मिल जाएगी। क्योंकि आपको पता है चीनी जो होती है थोड़ी सॉलिड होती है, सख्त होती है, और हल्का सा गर्म करने पर वो मेल्ट होने लग जाती है। तो पानी क्या है, गुनगुना गर्म है, उसके अंदर जब चीनी डालोगे तो चीनी जो होगी गर्म होगी और धीरे धीरे जल्दी मेल्ट हो जाएगी, पिघल जाएगी। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था, अगर चीनी को हमें पानी के अंतर्गत मिलाना है, घोलना है, तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, चीनी को पानी के अंदर फेंटना, एक चम्मच से गोल गोल घुमाना या पानी को हल्का गुनगुना गर्म कर लेना। तो ध्यान रखिएगा पानी को हल्का सा गुनगुना गर्म कर लोगे और उसके अंदर चीनी मिलाओगे तो चीनी जल्दी घुल जाएगी, ठीक है। ये डायरेक्टली देसी नुस्खा है, आप एक तरीके से मान लीजिए। और आपके एग्जाम में ये जो है 2014-15 के आसपास बहुत पूछा जा रहा था,
लेकिन अब इतना ये नहीं पूछा जा रहा, लेकिन फिर भी पूछा जाएगा तो आपको इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। ओके, उम्मीद करता हूं यहाँ तक जो भी मैंने चीज समझाई आपको सभी की सभी समझ में आ गई होंगी। ये सारी की सारी कहानी अभी तक उसी बिल्डिंग की चल रही थी। क्या चल रही थी? उसी बिल्डिंग की कहानी चल रही थी। ओके, चलिए, तो उस बिल्डिंग से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे वो सारी की सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी। अब आगे चलते हैं। आगे चलें तो एक छोटा सा लाइन आता है, बच्चों ने उठाया पहला कदम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आप सभी बच्चों के लिए यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, भर भर के पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। अब बच्चों ने क्या उठाया था कदम? तो दोस्तों, एक कर्नाटक के गांव की एक छोटी सी कहावत है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कहावत है कि गांव में कैसे पानी की किल्लत हो रही थी और बच्चों ने कैसे उस पानी की किल्लत को दूर करा। बड़ों ने नहीं, बच्चों ने इस किल्लत को दूर करा था। चलिए पढ़ते हैं। देखिए, कर्नाटक, ध्यान रखिए, कर्नाटक जो हमारा एक कहां पर पश्चिमी घाट की तरफ पूरा का पूरा एक राज्य पड़ता है। तो कर्नाटक के होलबुड़ी गांव के लोगों को पानी की कमी की आदत पड़ गई थी। क्या बोला गया? कर्नाटक में एक गांव है होलबुड़ी नाम का, वहां के लोगों को पानी की कमी की क्या हो गई थी? आदत हो गई थी। देखा होता है ना, कई बार लोग कहते हैं यार पता नहीं कैसे करें कैसे नहीं करें, उस चीज को अपनी आदत बना लेते हैं। तो पानी की कमी की लोगों को वहां पर आदत हो गई थी। बारिश के दिनों में ही कुओं में पानी रहता था और पिछले 3 सालों में बारिश की कमी से वहां सूखा पड़ गया। देखो दोस्तों, एक तो पानी की वहां किल्लत है और लोगों ने उसकी अपनी आदत बना ली है। बारिश के दिनों में यहाँ कुओं में जो पानी होता है वो रहता है, बाकी दिनों में वो जो कुआं है वो सूखा रहता है। और पिछले 3 सालों से इस गांव में कोई भी बारिश वगैरह नहीं है। बारिश की कमी की वजह से यहाँ पर क्या हो गया? सूखा पड़ गया। क्या पड़ गया? सूखा पड़ गया। आगे बोला है कि पानी था ही नहीं, ना खेती के लिए, ना पीने के लिए, ना ही जानवरों के लिए। क्या है आगे? हार मानकर लोग मजदूरी करने शहर जाने लगे। देख सकते हैं यहाँ पर लोगों ने पानी की कमी को अपनी क्या बना ली थी? आदत बना ली थी। और यहाँ पर पानी की किल्लत जो थी पिछले 3 सालों में बारिश कम होने की वजह से बिल्कुल सूखा पड़ गया था, जिसकी वजह से लोगों के पास पानी नहीं था, ना खेती के लिए, ना पीने के लिए, ना जानवरों के लिए। आखिर में उन्होंने हार मानकर गांव को छोड़ने का निर्णय लिया और उन्होंने शहर में जाकर मजदूरी करने का निर्णय ले लिया। क्या कर लिया? शहर में जाकर मजदूरी करने का निर्णय ले लिया। आगे बोला गया कि बच्चों को भी स्कूल छोड़कर बड़ों के साथ जाना पड़ा, क्योंकि आप सही बच्चों को पता है जहां पर माता पिता जाएंगे, जहां पर परिजन जाएंगे, वहीं पर ही छोटे बच्चे जाएंगे। तो छोटे बच्चों को भी अपना स्कूल छोड़कर जाना पड़ा। आगे बोला गया कि गांव की पंचायत परेशान थी। सब लोगों ने इसके बारे में बात की और इस गांव की पंचायत की एक बहुत ही खास बात है और उस खास बात को सुनाने से पहले, बताने से पहले हल्की सी स्टोरी मैंने आज छोटी कर दी है ताकि आपको बच्चों को इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। था क्या? तो ये सारे के सारे लोग जो है मजबूर होकर मजदूरी करने के लिए शहर की ओर पलायन कर रहे थे और साथ ही साथ में जो इनके छोटे छोटे बच्चे थे वो भी इनके साथ साथ कहां जा रहे थे? शहर की ओर जा रहे थे, अपने स्कूलों को छोड़ छोड़कर। तो इस बात को लेकर पंचायत बहुत ज्यादा दुखी थी उस गांव की। तब वहां के जो छोटे बच्चे थे स्कूल में जाया करते थे, उन बच्चों ने एक कोशिश करी, एक मुहिम जारी करा। उन्होंने पता करा कि पुराने समय में भी इसी प्रकार से लोगों के अंतर्गत पानी की कमी थी, पानी की दिक्कत थी। तो लोगों ने बताया, जो बुजुर्ग थे वहां के, नहीं बेटा, पुराने जमाने में इतनी ज्यादा पानी की दिक्कत नहीं थी। पूछा गया कि क्यों पानी दिक्कत क्यों नहीं थी उस समय पर? तो उन्होंने गांव वालों ने बताया कि एक तो समय पर बारिश हो जाती थी और कई बार समय पर बारिश नहीं भी होती थी, तो हम पानी को इतना बड़े लेवल पर स्टोर करके रखते थे कि जब तक वो पानी नहीं हो तब तक हम वो स्टोर वाला पानी इस्तेमाल करने के लिए करते थे। जैसे कि बच्चों ने पूछा कैसे, तो उन सभी बुजुर्गों ने बताया कि इस गांव के जो पहाड़ है, पहाड़ी के ऊपर हमने एक छोटी सी टंकी बना रखी है। अब वो टंकी इतनी बड़ी थी कि उसके अंदर इतना पानी स्टोर हो जाता था कि 2 साल तक आराम से गांव के लिए वो पानी उपलब्ध करवाता था। तो बच्चों ने पूछा कि वो टंकी कहां पर है? तो बुजुर्गों ने बताया वो टंकी गांव की पहाड़ी के ऊपर है। ठीक है, तब गांव वाले और बच्चों ने एक मुहिम जारी करी। उन्होंने जाकर वो टंकी देखी। टंकी में देखा तो बिल्कुल ही गंदा पड़ा था, मतलब उसमें मलबा वगैरह, पत्ते वगैरह पड़े हुए थे, झाड़ फूस पूरा वो गंदा से भरा हुआ था और पहाड़ी के आसपास का इलाका भी क्या था? काफी पेड़ पौधे वहां से काट लिए गए थे। तो बच्चों ने एक मुहिम चलाया, वो टंकी साफ करवाई अच्छे से सभी ने मिलकर और टंकी को साफ करने के बाद इस्तेमाल लायक बनाई। साथ ही साथ में जो टंकी के आसपास के इलाके थे वहां पर पेड़ लगवाए ताकि वहां पर टंकी के ऊपर सीधी धूप ना पड़े, जिससे पानी इवेपोरेट ना हो जाए, उड़कर गायब ना हो जाए। तो आसपास के इलाके में बच्चों ने पेड़ लगवाए और पेड़ लगवाने के बाद वहां पर अच्छा छायादार एक माहौल बना दिया। और जैसे ही बारिश हुई तो बारिश का सारा पानी इस बार जो है उस टंकी में स्टोर किया गया और स्टोर करने के बाद गांव की जो पानी की दिक्कत थी वो फिर एक बार कमी दूर हो गई और गांव की पानी की किल्लत दूर होते ही सभी के सभी वापस आने लगे गांव में और गांव में सभी के सभी सुख से रहने लगे। क्या रहने लगे? सुखी से रहने लगे। ये पूरी की पूरी स्टोरी थी। वही यहाँ पर बोल रखा है कि गांव की पंचायत परेशान थी, सब लोगों ने इसके बारे में बात की और इस गांव की पंचायत की एक बहुत ही खास बात थी कि इस पंचायत में बड़ों के साथ साथ बच्चे भी शामिल थे। क्या थे? बच्चे भी शामिल थे और बच्चों की इस पंचायत का नाम था भीमा संघ। क्या नाम था? भीमा संघ। कई बार इसको भीम संघ भी बोल देते हैं बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। इस पंचायत का जो नाम था भीमा संघ नाम था। तो ये क्वेश्चन आपका डायरेक्टली यही पूछा जाएगा कि इन बच्चों को पंचायत के अंतर्गत क्यों शामिल करा गया था? क्योंकि इन बच्चों ने ही इस पूरी की पूरी दुविधा को समझा और इस दुविधा को दूर करने के लिए उपाय बताए और दोबारा टंकी साफ करवा के आसपास वृक्ष लगवाकर अच्छे तरीके से उसकी साफ सफाई करके देख रेख करके वहां पर पानी इकट्ठा करा और गांव के लिए इस्तेमाल करने के लिए लायक बनाया। ठीक है, पानी की दिक्कत इन बच्चों ने ही दूर करवाई थी बड़ों के साथ मिलकर, इसलिए वहां के गांव वाले ने पंचायत के अंतर्गत अपने बच्चों को भी शामिल कर रखा है। तो क्वेश्चन डायरेक्टली यही पूछेगा कि निम्नलिखित में से कर्नाटक में एक गांव है होलबुड़ी नाम का, वहां की पंचायत में बच्चों को भी शामिल किया जाता है। तो निम्नलिखित में इस गांव का, इस पंचायत का क्या नाम है? तो इस पंचायत का नाम है भीमा संघ। ध्यान रखिएगा, ये पंचायत है जिसके अंतर्गत छोटे बच्चों को भी शामिल किया जाता है, इन्वॉल्व किया जाता है वहां की समस्याओं को देखने के लिए और समस्या को दूर करने के लिए। ठीक है, समझ गए सभी के सही बच्चे? तो ये था दोस्तों एक पूरी की पूरी कहावत, कैसे बच्चों ने जल की यानी कि पानी की दिक्कत को दूर कर दिया। उम्मीद करता हूं यहां तक जितनी भी मैंने चीजें समझाई वो सारी की सारी बच्चों को समझ में आ गई होंगी। तो इस चैप्टर के अंतर्गत यही दो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, एक कपड़े वाला और दूसरा ये होलबुड़ी गांव की कहावत। उम्मीद करता हूं दोनों की दोनों चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी।
चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर। नेक्स्ट चैप्टर दोस्तों अपना 19 यानी कि 19 और चैप्टर का नाम है जड़ों का जाल। अपने आप में ये वाला चैप्टर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो क्या नाम है चैप्टर का? जड़ों का जाल। अब आपको जड़ों के जाल के हिसाब से पता लग गया होगा कि ये चैप्टर जो आएगा वो किसके अंतर्गत आएगा? आएगा प्लांट्स यानी कि पौधों के अंतर्गत। ठीक है, चलिए एक एक करके समझते हुए चलते हैं। तो पहला बिंदु आता है अब्दुल इन द गार्डन। अब्दुल जो एक छोटा बच्चा है, उसका बगीचा है, उसका गार्डन है, जो कि अपने अप्पा के साथ मिलकर कुछ ना कुछ वहां पर मटर गश्ती करता ही रहता है, और वही अपनी स्टोरी, वही अपनी कहानी सुना रहा है यहाँ पर। चलिए समझते हुए चलते हैं। लिखा हुआ है कि तुम घास के पौधे क्यों खींच रहे हो। जो उसके अब्बा थे वो पूछ रहे थे अब्दुल से कि तुम घास के पौधे क्यों खींच रहे हो। जैसे कि देख सकते हो ये बच्चा अब्दुल है, घास के पौधे खींचता हुआ आपको दिख रहा होगा। तो पूछा गया कि तुम घास के पौधे क्यों खींच रहे हो। घास की जड़ें बहुत मजबूत होती हैं, तुम्हें इन्हें खोद कर निकालना पड़ेगा। अब्दुल ने खुरपी से कुछ घास के पौधों को उखाड़ना चाहा, पर मुश्किल था। उसने देखा कि घास का पौधा जितना बड़ा जमीन के ऊपर था, उससे कहीं ज्यादा जमीन के नीचे फैला हुआ था। तो देख सकते हो दोस्तों यहाँ से कहावत निकली है, यहाँ से क्वेश्चन निकला। जैसे कि आप ये देख सकते हो अब्दुल ने जो घास निकाली, तो ये जो है इतनी सी घास, और इसकी जड़ें देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक जड़ें हैं। तो देख सकते हो अब्दुल ने यहाँ पर क्या कहा, जब अब्दुल इस घास को खींच रहा था तो इसके अब्बू ने कहा कि तुम घास को क्यों खींच रहे हो। घास की जो जड़ें होती है बहुत मजबूत होती है, इसे खोद कर निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो जब अब्दुल ने खुरपी लेकर क्या लेकर, ध्यान रखिएगा यहाँ पर एक मेन इंपॉर्टेंट बिंदु है, जमीन को खोदने के लिए हम किस चीज के औजार का इस्तेमाल करते हैं? खुरपी का इस्तेमाल करते हैं। कुछ कुछ ऐसे इस प्रकार की दिखाई देती है, मैं आपको बनाने की कोशिश करता हूँ, आप अगर लोग समझ जाओगे तो बहुत अच्छी बात है। ये इसका हैंडल होता है और ये इसकी ब्लेड होती है, इसकी मदद से पकड़कर वो खुरपी होती है। ये खुरपी की मदद से मट्टी के अंतर्गत निराई गुड़ाई करी जाती है। जैसे कि इसी को ही कर्नाटक के अंतर्गत क्या कहा जाता है मट्टी को नरम करने के लिए? तो इसको कहा जाता है खूंटी। क्या कहा जाता है? खूंटी कहा जाता है इसे, और अपने यहाँ पर इसको खुरपी कहा जाता है। तो मट्टी के अंतर्गत निराई गुड़ाई करने के लिए किस औजार का इस्तेमाल करा जाता है? खुरपी का इस्तेमाल करा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से वह पौधा कौन सा है जो जितना आपका ऊपर दिखाई देता है उससे कई ज्यादा जड़ें उसकी जमीन के नीचे होती है? तो घास। घास ध्यान रखिए, जैसे द्वीप भी बोलते हैं। घास जो एक ऐसा पौधा है जो जितना जमीन के ऊपर दिखाई देगा उससे कई ज्यादा जमीन के नीचे उसकी जड़ें फैली होती है। अगर कहीं पर भी फसल के अंतर्गत, फसल की खेती के अंतर्गत घास उग जाती है ना, तो घास इतने ज्यादा पोषण वहां से ले लेती है कि फसल जो मेन फसल है उसको पोषण मिल ही नहीं पाता। इसलिए इनको खरपतवार के अंतर्गत हम गिनकर क्या करते हैं? समय समय पर निराई गुड़ाई के अनुसार इसको निकालते रहते हैं। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकले यहाँ से, क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे बोला गया कि अब्दुल को याद आया कि सलाद के लिए कुछ मूलियां निकालनी थी। क्या बोला गया? अब्दुल जो है थोड़ी देर बाद देखा गया कि है ना हल्की हल्की सी बारिश आने लगी, तो अब्दुल के अब्बू ने कहा चलो बेटा अंदर चलते हैं, बारिश आ रही है। ठीक है, लेकिन जाते जाते अब्दुल को याद आया कि भाई मुझे सलाद के लिए क्या चाहिए थी? मूलियां चाहिए थी, मूलियां निकालनी थी। अब्दुल मूलियां उखाड़ने लगा। उसने सोचा क्या यह भी क्या है? जड़ें हैं। देखो दोस्तों, जैसे उसने वहां पर जब घास उखाड़ी थी तो घास के नीचे जड़ देखने को मिली थी। अब ये दोबारा भी तो वही कर रहा है ना, जमीन के अंदर से खींच ही रहा है। तो अब्दुल सोचने लगा यार ये जो मैं खींच रहा हूँ मूली, हम तो इसको खाते हैं, लेकिन ये है क्या? जड़ है या तना है? तो वो पूछने समझने लगा, सोचने लगा कि ये भी जड़ है। आप सभी बच्चों को पता है, बच्चे बहुत ही क्या होते हैं, क्यूरियोसिटी होते हैं, उनके अंदर काफी चीजें सवाल उत्पन्न हो जाते रहते हैं। ठीक है, तो बच्चा सोचने लगा अपने मन ही मन में, यार ये जो मैं वो मूली उखाड़ रहा हूँ आखिर ये है क्या? जड़ी है क्या ये भी, जैसे हमने घास उखाड़ा था? तो आगे इसने पूछा, यहाँ पर नीचे दिया गया है क्वेश्चन कि नीचे दिए गए चित्र को देखो और पता लगाओ इनमें से कौन सी सब्जियां पौधों की जड़ें हैं। तो कुछ आपको 10 चित्र दे रखे थे, आपकी एनसीईआरटी बुक में ही दे रखा है, और आपको यहाँ पर चॉइस करने की बात करी गई है कि निम्नलिखित में से कौन कौन सी चीजें जो है वो जड़ों के अंतर्गत आती है। तो जैसे कि दोस्तों अब्दुल अभी मूली उखाड़ रहा था, तो मूली यानी कि रेडिश, ये क्या होता है? तो ये भाई जड़ी ही होती है, ध्यान रखिएगा। मूली होगी, गाजर यानी कैरेट हो गया, बीटरूट यानी कि चुकंदर हो गया, ये सारे के सारे क्या होते हैं? ये सारे के सारे आपके जड़ ही होते हैं। बाकी और कोई भी जड़ नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये भी जड़ नहीं है, ये भी 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 नहीं है, और ये भी नहीं है। ठीक है, आपसे पूछा गया था कि नीचे दिए गए चित्रों में से पता लगाओ कि इनमें से कौन सी सब्जी पौधों की जड़ें हैं। तो भाई गाजर हो गया, मूली हो गया, चुकंदर हो गया, ये सभी के सभी क्या है? जड़ है। अब कई बच्चे जो है दुविधा में फंसे रहते हैं कि अदरक, आलू या प्याज ये भी जड़ें होती है। नहीं दोस्त, ये जड़ नहीं होती, तना होता है, स्टेम होता है। ध्यान रखिएगा, चाहे आलू हो, चाहे अदरक हो, चाहे प्याज हो, क्या कहते हैं, हाँ प्याज हो, ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे स्टेम होते हैं। क्या होते हैं? ये सारे के सारे तना होता है, ना कि ये जड़ होती है। इंपॉर्टेंट है, कई बच्चे सोच रहे थे कि आलू भी जड़ है। आलू तने के अंतर्गत आता है दोस्तों, जड़ के अंतर्गत नहीं आता, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो इस चित्र के अंतर्गत से क्या निकला? मूली, गाजर और चुकंदर, ये तीनों के तीनों जड़ के प्रकार हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि निम्नलिखित में से जो कि हम जड़ के रूप में सेवन करते हैं उनके समूह को चुनिए। तो नीचे आपको समूह दिया होगा गाजर, चुकंदर और मूली, तो वो बिल्कुल सही है, टिक करिएगा और आगे निकल जाइएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है सवाल ही सवाल। अब भाई वो है, उसके मन में सवाल ही सवाल उत्पन्न हो रहे थे, तो पूछा क्या उसने? आजकल तो अब्दुल के दिमाग में पौधे ही घूमते हैं, उनके बारे में अनेकों सवाल उठते हैं। स्कूल की दीवार से एक पौधा निकलते देखकर अब्दुल सोचने लगा। जैसे कि स्कूल में जब वो गया था तो स्कूल की दीवार से उसको एक पौधा सा निकलता हुआ दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? स्कूल की दीवार से एक पौधा निकलते हुए दिखाई दिया। तो अब्दुल जो है उस पौधे को देखने लगा, और पौधे को देखने के बाद उसने सोचा कि इस पौधे की जो जड़ होगी वो कहां तक जा रही होगी। तो पहला क्वेश्चन ये मतलब नहीं है कि ये पौधे की जड़ कहां तक जा रही होगी। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि अक्सर आप पुराने घरों में या खंडरों में या स्कूल की दीवारों पर आप पौधों को उगते हुए देखते होंगे। निम्नलिखित में से कौन से पौधे होते हैं? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, बरगद या फिर पीपल का, ये दो पौधे ऐसे हैं जो कि अक्सर आपको दीवारों पर उगते हुए
दिखाई दे जाएंगे। ये पौधे ऐसे ऐसे जो सीमेंट के साथ उग जाते हैं, जो हम चुनाई वगैरह करवाते हैं ना, प्लास्टर वगैरह, उसकी मदद लेकर ये उग जाते हैं। तो पौधे जो होंगे कौन से, पीपल का या फिर बरगद का, ये अधिकतर आपको स्कूल के घरों की दीवारों वगैरह पर उगते वगैरह दिखाई देंगे, खासकर पुरानी दीवारों पर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो ये पौधे कौन से होते हैं, तो अधिकतर पीपल और बरगद होते हैं। तो डायरेक्टली क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, दोबारा रिपीट नहीं हुआ, अगली बार दोबारा रिपीट होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि दीवारों के ऊपर जो पौधे उगते हुए दिखाई देते हैं वो कौन कौन से होते हैं, पीपल होता है या फिर बरगद होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बोला गया अरे जड़ें ऐसी भी, क्या बोला गया, अरे जड़ें ऐसी भी। कुछ जड़ें उसने देखी तो उसको बड़ा अटपटा सा लगा। कैसा अटपटा सा लगा, आप भी देखिए। और सुनो एक मजेदार बात, बरगद के पेड़ की लटकन, आप सही बच्चों को पता है बरगद के पेड़ में ऐसे कुछ जड़ें सी लटकती रहती है, जो है एक टहनी सी लटकती रहती है। बचपन के दिनों में गांव वगैरह में आप इस पर जरूर पकड़कर पैरों से लपेटकर ऐसे झूल रहे होंगे आगे पीछे। झूला होगा किसी ने, मैंने तो झूला, टार्जन मैं भी बनाऊं, आपने झूला कि नहीं झूला वो देखिएगा आप अपने अनुसार। ठीक है, तो बरगद के पेड़ की जो लटकन होती है, जिस पर अब्दुल और आप जैसे बच्चे क्या होते हैं, झूला झूलते हैं, असल में इसकी जड़ें क्या है, असल में ये इसकी जड़ें हैं, वो टहनियों से निकलती है और बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चली जाती है। यह मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा देती है और दूसरे पेड़ों की तरह जमीन के अंदर भी बरगद की जड़ें होती हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो बनियन ट्री होता है, बरगद का वृक्ष होता है, ये वृक्ष पेड़ों के जो इसकी जो तना होता है, यानी कि जमीन के अंदर इसका जो स्टेम जा रही होती है, तना जा रहा होता है, उसके नीचे तो जड़ होती ही होती है, लेकिन उसके साथ साथ में ये अपने टहनियों से भी जड़ें निकालता है। कहां से निकालता है, टहनियों से भी जड़ें निकालता है। और ये जो जड़ें निकलती है वो धीरे धीरे जमीन तक पहुंच जाती है और जमीन के अंतर्गत ये गड़ जाती है, धीरे धीरे जमीन के अंदर चली जाती है और पेड़ को एक अच्छा सपोर्ट देती है, खंभों की तरह सपोर्ट देती है। तो इसकी जड़ें बाहर टहनियों से भी आती है और नीचे जमीन के अंदर तो होती ही होती है। और जो टहनियों से जड़ें निकल रही होती है, धीरे धीरे जमीन के अंदर ही चली जाती है। अगर इसको काटो नहीं, कुछ ना करो, क्यों, क्योंकि बरगद का पेड़ जो है दोस्तों एक ऐसा पेड़ है जो कि बहुत विशालकाय हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। अगर आप इसकी जो जड़ें निकल रही है तनों से, ठीक है, अगर उसको आप जमीन में जाने दोगे तो धीरे धीरे इतना बड़ा हो जाएगा कि आप समझ नहीं पाओगे कि मदर ट्री कौन सा है। हर कोई जो है इस टाइम सा लगेगा। फॉर एग्जांपल के रूप में कलकत्ता में एक ऐसा बनियन ट्री है जो कि लगभग 2-3 फुटबॉल मैदान के बराबर है। कितने फुटबॉल मैदान के बराबर, 2-3 फुटबॉल मैदान के बराबर है। उसके अंतर्गत ये लगा लीजिए बीच में उस पर थोड़ा सा वो खराब भी हो गया था, तो उसको कुछ उसके भाग को काटकर हटाना पड़ा। वो एक ही वृक्ष ऐसा है जो कि हजारों वृक्षों के बराबर है। ठीक है, क्यों, क्योंकि धीरे धीरे उसने तना निकाला अपना, और वो तना भी जड़ जो निकली वो धीरे धीरे पेड़ के अंदर जमीन के अंदर चली गई और वो भी एक तना बन गया, वो भी एक नया पेड़ बन गया और धीरे धीरे वो विशालकाय पेड़ बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। इसलिए इस पेड़ को जितना ज्यादा ये फैलता है उसको सपोर्ट चाहिए होती है, तो सपोर्ट के लिए अपनी जो जड़ें हैं नीचे फैलाता है और उसको तना बना लेता है धीरे धीरे। ठीक है, तो यहाँ से क्या पॉइंट निकले, तो बरगद के पेड़ की जो जड़ें होती हैं वो बाकी पेड़ों की तरह जमीन के नीचे भी होती हैं और टहनियों से भी निकल रही होती है। ठीक है, कई बच्चे सोच लेते हैं कि टहनी जो है वो जो जड़ें निकल रही है वही है, पेड़ के जमीन के अंदर नहीं है, दोनों जगह जड़ें होती है दोस्तों। ठीक है, जो कि इसको सपोर्ट, खंभे की तरह सपोर्ट देने का ये कार्य करती है। इंपॉर्टेंट बिंदु है, ध्यान रखिएगा आप सभी के सभी बच्चे। ओके, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, अगली बार फिर पूछा जाएगा, तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे क्या बोला गया, क्या तुम जानते हो, किस चीज के बारे में बात करी गई है, तो बोला गया है क्या तुम जानते हो ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है। कहां पर की बात है, ऑस्ट्रेलिया की बात है, ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं है, आपका ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों अलग अलग है, एक यूरोप है और एक इस साइड का है, तो ऑस्ट्रेलिया की बात करी गई है। ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है जिसका नाम है रेगिस्तानी ओक, डेजर्ट ओक। क्या नाम है इसका, रेगिस्तानी ओक। इसकी ऊंचाई तुम्हारी क्लास की दीवारों की लगभग होती है। हमारी क्लास की दीवारें जो होती है वो कितनी फीट होती है, 10 से 12 फीट होती है, इससे ज्यादा नहीं होती है। ठीक है, हमारी क्लासरूम की जो दीवारें होती है वो ऊंचाई वो 10 से 12 फीट होती है, इससे ज्यादा ऊंची नहीं होती है। तो इसकी जो दीवारें, आपकी जो कक्षा की दीवारें होती है उसके बराबर इसकी हाइट होती है और पत्तियां बहुत ही कम होती है। जो रेगिस्तानी ओक होता है इस पेड़ के ऊपर पत्तियां जो होती है वो बहुत कम होती है। अंदाजा लगाओ इसकी जड़ें जमीन में कितनी गहराई तक जाती होंगी। सोचो यदि ऐसे 30 पेड़ जमीन पर लाइन से लिटा दिए जाएं, उस लंबाई तक जमीन में गहरी जाती हैं इस पेड़ की जड़ें। तो देखो दोस्तों, इसके 10 से 12 फीट का ऊंचा पेड़ है, इसके जैसे 30 पेड़ लेटा दिए जाएं तो लगभग ये मानिए 30 टाइम्स इसकी जो जड़ें होती हैं वो बड़ी होती है पेड़ से। यानी कि अगर पेड़ 10 से 12 फुट का है तो इसकी जो जड़ें होती हैं वो 300 फुट तक लगभग जमीन के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगी। तो देख सकते हो भाई, पेड़ है केवल 10 से 12 फुट का और जड़ें जा रही है जमीन में 300 से 350 फीट नीचे तक। ऐसा क्यों करती है दोस्तों, क्योंकि ये है डेजर्ट ओक, नाम से ही पता चल रहा होगा आपको, रेगिस्तानी इलाकों में देखने को मिलता है, रेगिस्तानी ओक कहा जाता है इसको। ठीक है, इस पेड़ की जो जड़ें होती हैं वो जब तक जमीन के नीचे जाती है जब तक इसको पानी ना मिल जाए। क्या ना मिल जाए, पानी ना मिल जाए। यह पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता है और उस इलाके में रहने वाले लोग यह बात जानते थे, जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता या कमी होती है तो वहां के लोग इसके तने के अंतर्गत से पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं इस्तेमाल करने के लिए। तो देख सकते हो दोस्तों कितना फायदेमंद पेड़ है ये। पहली बात, रेगिस्तानी ओक कहां पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। दूसरी बात, इस पेड़ के अंतर्गत जो पत्तियां होती हैं वो बहुत ही कम देखने को मिलती है। ठीक है, तीसरी बात, इसकी ऊंचाई कितनी होती है, तो हमारी कक्षाओं की बराबर लगभग 10 से 12 फुट इसकी ऊंचाई होती है। और चौथा, इसकी जो जड़ें होती है जमीन की उतनी गहराई तक जाती है जब तक इसकी जमीन के अंतर्गत इसको पानी ना मिल जाए। ऊपर पानी नहीं, जमीन के अंदर पानी ढूंढता है, तो जमीन के अंतर्गत जब तक इसको पानी ना मिल जाए जब तक इसकी जड़ें नीचे जाती रहती है। और लगभग ये पेड़ जो है इसकी जड़ें इस पेड़ से लगभग 30 गुना, कितना, 30 टाइम्स ज्यादा जमीन के नीचे जा रही होती है। अगर पेड़ 10 फुट का है तो 300 फुट गहराई तक इसकी जड़ें जाती है पानी की खोज में। और ये पेड़ इतना ही नहीं रुकता, ये पानी जहां इसको मिल जाता है ये पानी धीरे धीरे अपने तने में स्टोर कर लेता है, इकट्ठा कर लेता है और उस तने में पानी को स्टोर करने
करने के बाद वहाँ के जो लोकल लोग हैं, पर्सन है, उनको पता है कि ये पेड़ जो है अपने तने के अंतर्गत पानी इकट्ठा करके रखता है, तो वहाँ के लोगों को जब भी पानी की कोई किल्लत होती है तो डायरेक्टली पतले पाइप लेकर इसके स्टैंप में डालकर उस पानी को निकालकर इस्तेमाल करते हैं पीने के लिए। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपके एग्जाम में यहाँ से काफी बार क्वेश्चन देखने को मिला है, अगली बार फिर देखने को मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा। रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, और इसी के तने में पानी इकट्ठा रहता है। कई बार खेजड़ी वृक्ष के बारे में बोल दिया जाता है, खेजड़ी वृक्ष के पेड़ों के तने के अंतर्गत पानी इकट्ठा नहीं रहता, इस पेड़ के तने के अंतर्गत पानी इकट्ठा रहता है। ओके, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सभी के सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। चलिए, तो ये था दोस्तों आज का अपना पूरा का पूरा टॉपिक। अब इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड आपके एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, एक बार उनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, बोला गया है कि भारत के कर्नाटक राज्य में बच्चों को भी गांव की पंचायत का सदस्य बनाया जाता है, उस पंचायत संघ का नाम क्या है? तो देखो दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था, इन्हीं बच्चों ने मिलकर गांव में जो पानी की किल्लत थी, पानी की समस्या थी, उस समस्या को दूर करा। तो जल्दी चिल्ड्रन आर आल्सो मेंबर ऑफ पंचायत इन कर्नाटक स्टेट ऑफ इंडिया। तो अभी हमने इसके बारे में बात करी थी, इस पंचायत का नाम था भीमा संघ। क्या नाम था? भीमा संघ। इस पंचायत के अंतर्गत बच्चों को भी शामिल किया जाता है कि बच्चों ने कई बार इस गांव में पानी की किल्लत की दूर करी समस्या को, इसलिए गांव की जो पंचायत है वो अपने अंतर्गत बच्चों को भी सदस्य बनाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जिस बच्चों ने ए लगाया करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला गया? कफ परेड भारत के किस शहर में स्थित? तो जल्दी से बताइए, ये चार ऑप्शन है। कफ परेड इज लोकेटेड इन व्हिच सिटी ऑफ इंडिया? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी। जल्दी से बताओ दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन है। कफ परेड है क्या? अभी मैंने आपको बताया मल्टी लेवल बिल्डिंग है, बहुमंजिली इमारत है, जो कि कहां पर है? मुंबई में स्थित है। कहां पर? मुंबई, महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सेकंड, जिस बच्चे ने लगाया ऑप्शन नंबर सेकंड वो सभी के सही बच्चे बिल्कुल करेक्ट और राइट ऑप्शन लगाया। ठीक, आगे चलते हैं। आगे बोला गया है कि रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ जो पाया जाता है, तो जल्दी से बताइए, अभी हमने बात करी डेजर्ट ओक इज अ ट्री व्हिच इज फाउंड इन ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी। 10 सेकंड है दोस्तों, जल्दी से बताइए डेजर्ट ओक यानी कि रेगिस्तानी ओक जो है वो कहां पर पाया जाता है, फटाफट। चलिए, बहुत अच्छी बात है, कई बच्चे जो है इसका आंसर अबू धाबी लगा लेते हैं। अबू धाबी दोस्तों रेगिस्तानी इलाका है, लेकिन डेजर्ट ओक वहां नहीं पाया जाता, ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। आपके एग्जाम में साफ साफ ऑस्ट्रेलिया लिखा होगा, उस पर टिक करिएगा, ना कि अबू धाबी पे। तो जिस बच्चे ने लगाया ऑप्शन नंबर सेकंड वो सभी के सही बच्चे बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट ऑप्शन लगाया। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे दिया गया कि नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है? तो जल्दी से बताइए कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ रूट्स? इनमें से कौन सा एक क्या है जड़ों का, क्या है एक तरीके से समूह है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी। जल्दी से बताइए कौन सा बच्चा बताएगा। देखिए, अभी हमने बात करी थी, आलू हो गया, अदरक हो गया, शकरकंदी हो गया, ये सारी गलत हो गई। तो गाजर, चुकंदर और मूली, जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर 4 लगाया वो सभी के सही बच्चे बिल्कुल सही आंसर लगाया। गाजर, चुकंदर और मूली ये क्या है? ये जड़ों का समूह है, इसी को हम जड़ों के रूप में सेवन में लेते हैं। आलू वगैरह हो गया, अदरक वगैरह हो गया, तो स्टेम है, क्या है? ये सारे के सारे तने। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, जिस बच्चे ने 4 लगाया वो सभी के सही बच्चे बिल्कुल करेक्ट और राइट आंसर लगाया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे बोला गया है कि कक्षा अध्यापिका ने छात्रों को चीनी को पानी में घोलने हेतु क्रियाकलाप कराया, किस विधि के द्वारा चीनी पानी में जल्दी घुली होगी? तो देख सकते हो दोस्तों, मैंने आपको बोला था कि चीनी को घोलने का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, पहले पूछा जाता था 13, 14, 15 के आसपास, लेकिन अभी क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको करवा रहा हूं ताकि रिपीट हो तो आपको इन चीजों के बारे में पता। तो अभी मैंने आपको बोला चीनी क्या है, गर्म करने पर मेल्ट होती है। तो पानी को हल्का सा क्या कर लो, गुनगुना गर्म कर लो, उबाल लो, उबालने पर बॉइलिंग करने पर वो जो पानी होगा वो गर्म होगा, चीनी को मेल्ट कर देगा। तो जिस बच्चे ने इसका ऑप्शन नंबर सेकंड लगाया वो सभी के सही बच्चे बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट ऑप्शन लगाया। ठीक है, क्या करना है? पानी को थोड़ा सा उबालना है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि वर्षा जल संचयन का सबसे प्रमुख उपयोग है। अगर आप वर्षा का पानी इकट्ठा कर रहे हो, जैसे कि होलबुरी गांव के कर्नाटक के लोग जो है वो पानी को क्या कर रहे थे, पहाड़ी के ऊपर इकट्ठा कर रहे थे। अगर आप पानी को इकट्ठा करते हो तो इससे मेन क्या होगा? सिंचाई होगी, कृषि होगा, पेयजल होगा, भूमिगत जल में वृद्धि होगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, आप सही बच्चों को पता है, अगर हम बारिश का पानी इकट्ठा करेंगे और उसको इस्तेमाल में लाएंगे तो हम कहां से पानी नहीं निकालेंगे? जमीन से पानी नहीं निकालेंगे, और जब जमीन से पानी नहीं निकालेंगे पानी स्टेबल है, बाकी जब वर्षा हो रही है तो हम वर्षा का पूरा पानी इकट्ठा तो कर नहीं सकते, कुछ ना कुछ तो हमें छोड़ना होगा, कुछ ना कुछ तो हमें छूट ही जाता है, और वो छूटा हुआ पानी कहां पर बचेगा? जमीन पर। और जमीन से पानी निकाल नहीं रहे, जमीन पर पानी बरस रहा है और वो पानी धीरे-धीरे जमीन के अंदर ही चला जाता है, तो क्या होगा? भूमिगत जल की स्तर में वृद्धि होगी। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, जिस बच्चे ने लगाया ऑप्शन नंबर 4 वो बच्चे ने बिल्कुल सही लगाया कि जो वाटर का लेवल है ग्राउंड का वो क्या होगा? राइज होगा, यानी कि बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट एंड राइट ऑप्शन, जिस बच्चे ने 4 लगाया वो सभी के सही बच्चे बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया। ठीक है, चलिए, तो ये था दोस्तों आज का अपना पूरा का पूरा टॉपिक, जिसमें हमने क्या कवर करा, एनसीईआरटी की बुक के अंतर्गत हमने कंप्लीट करा क्लास 4 का 2 टॉपिक कंप्लीट करे। कौन कौन से 2 टॉपिक कंप्लीट करे? तो दोस्तों एक तो हमने टॉपिक करा कौन सा, अभी हमने उसके बारे में बात करी, वाटर यानी कि जल के बारे में। किसके बारे में? वाटर यानी कि जल के बारे में बात करी। और एक हमने क्या करी, बहुमंजिल इमारत के बारे में बात करी और प्लांट्स के बारे में बात करी। ठीक है, इन 2 टॉपिक को आज हमने कंप्लीट करा। उम्मीद करता हूं दोनों के दोनों टॉपिक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे, और इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी थोड़े बहुत मैं आपको करवाते हुए चला था, ताकि आपको इसका आइडिया मिल सके। बाकी प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की सीरीज से चलाएंगे, टेंशन ना लीजिएगा, अच्छी तरीके से सारी चीजों को कवर करते हुए चलेंगे। ठीक, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना है। बाकी जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या कवर करेंगे, एनसीईआरटी की जो हम कर रहे हैं क्या कक्षा 4 की बुक को, उसी को हम आगे बढ़ाते हुए चलेंगे और उसी को हम आगे लेकर चलेंगे, ताकि धीरे-धीरे हम ये भी फिनिश करें और फिर क्लास 5 की ओर बढ़ें। अब क्लास 3, 4 और 5 कंप्लीट करने के बाद ईवीएस खत्म हो गई हमारी, इसके अलावा ईवीएस की बुक नहीं होती है। देन हम चलेंगे दोस्तों 6 और 7 की ज्योग्राफी और साइंस के ऊपर। ज्योग्राफी और साइंस की पूरी डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है दोस्तों आप लोगों को, केवल हम उन टॉपिकों को पढ़ेंगे जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं या बन चुके हैं। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करता हूं जितनी चीजें मैंने आपको समझाई पढ़ाई वो सारी की सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।